नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 4-5 लेक्चर्स में एंड तक आ गए हैं, कंक्लूजन तक आ गए हैं। सिर्फ हमारा अभी एक पॉइंट इसमें बचा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनका डिफरेंसेस है और हमारे बुक्स में कुछ छोटा सा पॉइंट इसके बारे में लिखा गया है, तो वो हमें समझना है। तो जैसे कि इस लेक्चर में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जो भी ये टॉपिक छोटा है, बट फिर भी फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में अगर कुछ आ सकता है एग्जाम के लिए, तो ये जरूर हो सकता है दोस्तों। एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस या तो आ सकता है, या तो फिर इसमें कोई शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इस टाइप में आपको इस लेक्चर बहुत ध्यान देके करना है, क्योंकि इसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ने वाले। तो बिना कोई समय गवाते हुए हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे किस पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले पॉइंट पे। अब दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब जैसे राम और श्याम क्या है, दो फ्रेंड्स है। अब राम और श्याम दोनों फ्रेंड्स है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मनी लेंड करते हैं। और समझ लीजिए कि राम की एक शॉप है और श्याम की भी एक शॉप है, कोई एक्स वाई जेड कमोडिटी की शॉप है, और ये एक दूसरे को सेल परचेस करते रहते हैं। तो जो भी ये लोग दोस्तों दुकान में सेल परचेस करते हैं, मतलब अगर समझो राम ने कुछ सेल किया और श्याम ने कुछ परचेस किया है, श्याम ने कुछ सेल किया, ऐसा जो भी सेल परचेस चलते रहता है दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड। बराबर, ये आपको पता है, ट्रेड। और अभी उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये ट्रेडिंग के अलावा उन्होंने भी क्या किया कि अभी श्याम ने राम को क्या कर दिया, लोन दे दिया। अगर श्याम ने राम को लोन दे दिया, तो वो राम कुछ समय बाद उसे रिपे कर देगा। तो ये भी ट्रांजैक्शन इनके बीच में चला आ रहा है। तो ये दो टर्म्स का हमें क्या करना है दोस्तों, डिफरेंस समझना है पहली बार की, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है दोस्तों, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, समझो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे राम को शाम को कितने अमाउंट देने हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये अमाउंट किसके लिए हो सकती है, जो उसने शाम से परचेसेस किए उस लिए हो सकती है, या तो फिर जो उसने शाम से लोन लिया उसके लिए हो सकती है, उस लोन का इंटरेस्ट हो सकती है। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, वो हो सकती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हाट, कि राम को शाम को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या पेमेंट करना है, क्या ग्रॉस पेमेंट करना है सभी के लिए, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में चलते आ रहे हैं उन सभी के लिए उसको क्या पेमेंट करना है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब अगर दूसरे साइड पे हम लोग जाए, और व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिंपली क्या बोला गया है दोस्तों, कि राम और श्याम समझ लीजिए कि 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते कि वो सिर्फ सेल परचेस करते हैं। अगर एक दूसरे को सेल परचेस करते हैं, तो उस सेल परचेस ट्रांजैक्शन से जो भी बैलेंस बचता है दोस्तों, की मतलब अगर राम को शाम को पे करना है या तो फिर शाम को राम को पे करना है, तो वट एवर द बैलेंस विल रिमेन, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपको ये समझ गया होगा कि सिंपल कंसेप्ट है कि अगर पूरे सभी ट्रांजैक्शंस के लिए अगर कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर सिर्फ ट्रेड के लिए उसका बैलेंस उसे पे करना है, तो उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब राम और श्याम की जगह हम लोग क्या करते हैं, नेशन को डाल देते हैं, मतलब इंडिया को समझो यूएस से, इंडिया और यूएस ऐसे राम और श्याम की जगह रख देते हैं। तो सेम कंसेप्ट दोस्तों, अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड ये कंसेप्ट में लेके आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड इन कंसेप्ट ऑफ, या तो फिर इन कंसर्न ऑफ व्हाट, फॉरेन ट्रेड। तो अब ये फॉरेन ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे बुक्स में क्या लिखा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। कंसेप्ट वाइज तो हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलता है, कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all the international economic transactions that a country during the given period of time usually that a, of that country during a given period of time usually a year। मतलब अभी इसमें 2-3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है, कि दैट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि सभी ट्रांजैक्शंस का इंक्लूजन किस में होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है, ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन गिवन पीरियड यूजुअली अ ईयर। मतलब एक ईयर में कंट्री के सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद अदर कंट्री, मतलब एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों के बीच की जो भी ट्रांजैक्शंस है, सभी ट्रांजैक्शंस में जितना भी पेमेंट बचा है, या तो फिर एक कंट्री को जितना पेमेंट आना है, या तो फिर नेट मतलब नेट आना है, या तो फिर नेट देना है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट।
अब अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ क्या बोलते हैं ये definition, balance of payment is a summary statement of all the transaction between resident of one country and rest of the world. मतलब एक country this side, rest of the world another side, तो इस इन दोनों के बीच में जो भी दोस्तों समरी स्टेटमेंट बनता है, सिंपली अज्यूम कीजिए एक अकाउंट स्टेटमेंट है। एक अकाउंट स्टेटमेंट में अगर इंडिया एक पार्टी है और पूरा वर्ल्ड दूसरी पार्टी है, तो उसमें पेएबल रिसीवेबल क्या होगा सभी ट्रांजैक्शंस के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको ये पक्का ध्यान आ गया होगा कि अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है दोस्तों, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक कंट्री का पूरे वर्ल्ड के लिए सभी ट्रांजैक्शंस के लिए, सभी ट्रांजैक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस डेफिनेशन, सभी ट्रांजैक्शंस के लिए जितना भी पेएबल या तो फिर रिसीवेबल नेट में बनता है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब दोस्तों और एक डेफिनेशन दी है हमारे यहाँ, तो वो पढ़ लेते हैं। दिस डेफिनेशन इज बाय द वॉल्टर क्रूज, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ए कंसेप्ट ऑफ ईयर। तो दोस्तों इसमें और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी छूट गई थी पहले कि दिस इज यूजुअली फॉर अ ईयर, मतलब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके लिए होता है, ईयर के लिए होता है। मतलब कि एक ईयर एंड पे हमारा कितना बैलेंस पेंडिंग है दूसरे कंट्रीज के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फ्रॉम द above definitions, it is clear that the value of exchange of goods and services among the citizen, businesses, firms, government etc. is included in the balance of payment। मतलब जो भी एक कंट्री को दूसरे कंट्री को पेएबल है। अब एक कंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, कंट्री इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन, जिसमें उसके सिटीजन्स आ गए, उसके बिजनेसमैन आ गए, और कोई है जिनको बाहर के देशों में उनका पेमेंट करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके लिए इट इज व्हाट, इट इज ऑल इंक्लूसिव कंसेप्ट इधर भी समझाया गया है कि इन्होंने बोला है कि the value of, it is clear that the value of exchange of goods and services among citizens, businessmen, firms, government etc. सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है दोस्तों, तो सिटीजन्स, बिजनेसेस, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। अभी हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ट्रेड की वजह से जितना भी जो कुछ हो रहा है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। सभी ट्रांजैक्शंस को मिला के हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ट्रेड की वजह से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड सिंपली आपको ध्यान रखना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस फॉर द होल द नेशन, मतलब पूरे नेशन के लिए। नेशन में सभी इंक्लूडेड है, सिटीजन इंक्लूडेड है, बिजनेसेस इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, फर्म्स इंक्लूडेड है, एवरीवन। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज आल्सो रेफर्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। मतलब ट्रेडिंग के लिए इंटरनेशनली क्या बैलेंस हमारा बच रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस बच रहा है इन द सेंस पेएबल आ रहा है या तो फिर रिसीवेबल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द बेंथम, the balance of trade of a country is a relation over a period between the value of her exports and imports of the physical goods। मतलब जो भी goods and services वो हम लोग import या export करते हैं उससे related जो भी balance बच जाता है या तो receivable या तो payable, उसे हम लोग बोलते हैं balance of trade। According to Samuelson क्या बोलते हैं, if the export value is greater than the import value it is called as a trade surplus, if the import value is greater than the export value it is called as trade deficit। तो ये कहीं आपको इसमें आ सकता है दोस्तों, fill in the blanks वगैरह में आ सकता है कि what is this called as trade deficit या तो फिर trade surplus। तो सिंपल चीज है, अगर हमें रिसीवेबल है, रिसीवेबल कब होगा, जब मैं ज्यादा माल बाहर बेचूंगा और बाहर से कम माल मैं खरीदूंगा तभी मेरा ज्यादा रिसीवेबल होगा, बराबर है, क्योंकि मुझे पैसा ज्यादा रिसीव करना है, पे कम करना है। तो जो नेट रिसीवेबल होगा उसे मैं बोलूंगा सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। और अगर इसके रिवर्स सिचुएशन आ गई कि मुझे पेमेंट ज्यादा करना है बट मेरे को जो मिलने वाला है वो दैट इज कंपैरेटिवली लो फ्रॉम दैट पेमेंट, तो उसे मैं बोलूंगा डेफिसिट। तो इसे हम बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्योरली बिजनेस से आ रहा है इसलिए ट्रेड। और सरप्लस डेफिसिट क्यों, क्योंकि मुझे या तो पेएबल है या तो फिर रिसीवेबल है, उससे मैं उससे सरप्लस है या डेफिसिट है वो डिसाइड कर लूंगा। डन। तो अभी अगला पॉइंट ये लोग बोलते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स। जो भी गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स यानी ये लोग गुड्स और सर्विसेज दोनों की ये बात कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स। जो भी गुड्स का जो भी पेमेंट हो रहा है दोस्तों उसे हम लोग ट्रेड में बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी हो रहा है उसे हम लोग ट्रेड बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि
जो भी सभी ट्रांजैक्शंस को मिला के जो भी हो रहा है दोस्तों, उसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक जो है छोटा है और इस पर मार्क्स अलोकेशन भी है। मतलब मेरे हिसाब से इसमें 6 मार्क्स का तो पक्का ही आना ही है। तो इसलिए इस चैप्टर में ये कंसेप्ट एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। सेकंड आता है दोस्तों इसमें रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। रोल ऑफ द फॉरेन ट्रेड ये भी इंपॉर्टेंट है, और कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ये भी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट अगर आपने अच्छे से कर लिए ये टॉपिक में, तो इस टॉपिक के पूरे मार्क आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस। पिछले 1 साल में दोस्तों हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कवर किया। सभी 10 के 10 चैप्टर हम लोगों ने पूरे के पूरे पढ़ा है, मतलब एक भी कंसेप्ट उसमें का छूटा नहीं है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने हमारी चैनल की तरफ से आपके लिए भेंट है कि पूरा 12th का सिलेबस इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर सिलेबस दोस्तों। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इसके आगे हम लोग क्या कंटिन्यू करें। 12th का सीए फाउंडेशन का भी अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो ज़रूर बताइएगा कि सीए फाउंडेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके लिए मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।